गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट। आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त है। दोस्तों, शुरुआती टेक्निकल ग्लिच के लिए हम सभी आपसे तहे दिल से माफी मांगते हैं, लेकिन ये वेबिनार अब पूरी तरह से टेक्निकली साउंड है और हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की और, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 96। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर ले, अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है, उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। Recording in progress. दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप इसे मेरे साथ दोहराएं, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशोहवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं।
मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा। एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता के खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और न ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दे। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दे। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करे। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाए। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे, यानी कि आज के हमारे सुविचार के साथ। और आज का हमारा सुविचार है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए, यस, पराजयः एव पाठः ए भवन्तः श्रेष्ठत्वस्य अवसरम दास्यन्ति। Defeats are the lessons that will give you a chance to be better. हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है।
चलिए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एफसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। आज की जो कहानी है वो ऐसे जनरेशन की है कि जो जिन्होंने अभी ये इस धरती की जो खूबसूरती है इसको महसूस करना स्टार्ट किया है, लेकिन उसी के साथ में जो हमारे मानव निर्मित कुछ क्रिएशन है वो उनको जब देखते हैं और वो ये समझते हैं कि कैसे हमारे मानव निर्मित क्रिएशन ये धरती की खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। तो ये जनरेशन है जिन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि जिस चीज की वजह से हमारी धरती की खूबसूरती खराब हो रही है उसको वो सही तरीके से अपने ओरिजिनल नेचर पे लाए। आज की जो कहानी है वो कहानी है सिर्फ एक 10 साल की बच्ची की, जिसको यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट स्कूबा डाइवर ऑफ इंडिया हम बोल सकते हैं, और जो सी का प्रोटेक्शन भी कहती है, जिनका नाम है थरगई अरत्ताना। तो अभी ये जो लड़की है ये चेन्नई के तमिलनाडु में से वो रहने वाली है। और ये कैसे बनी लिटिल सी प्रोटेक्टर ये हम आज की कहानी में समझते हैं। इनके जो पिताजी है अरविंद जी, वो खुद एक जॉब करते थे, लेकिन ये अंडमान में एक बार अपने फ्रेंड से मिलने गए और तब उनके फ्रेंड ने उनको स्कूबा डाइविंग जो है वो कराई। जब उन्होंने स्कूबा डाइविंग की और समुन्द्र के अंदर की खूबसूरती को देखा, तब भी इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने डिसाइड किया कि ये जो खूबसूरती है समुन्द्र की, जो मैं खुद देखता हूँ, मुझे लगता है कि ये दुनिया को या सभी और मानव को दिखानी चाहिए। तो इन्होंने खुद स्कूबा डाइविंग सीखी, एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर बने और उन्होंने वही काम चेन्नई में आके शुरू कर दिया। धीरे धीरे इनकी जो बच्ची थी उनको यानी सिर्फ उन जब वो बच्ची 3 दिन की थी तो 3 दिन में ही उन्होंने उनको समुन्दर का जो पानी था वो महसूस करवाया। इतना ही नहीं, 1.5 महीने में उन्होंने पहली बार समुन्दर में कैसे तैरते हैं ये इनको सिखाया। 5 साल तक वो प्रॉपर जो है वो स्कूबा डाइविंग करती थी और उनके पास में 8 साल तक एक स्कूबा डाइविंग का प्रॉपर प्रोफेशनल जो था वो सर्टिफिकेट था। जब ये समुन्दर के अंदर बच्ची गई तब उसने समुन्दर के जो सुंदर जीव है उनको देखा, वहां की जो वनस्पति उनको देखा, और देखने के बाद में उनके सामने आया प्लास्टिक। ये प्लास्टिक जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ का नहीं है, ये तो धरती के ऊपर का है जो समुन्दर में आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, वो प्लास्टिक वहां के जो जीव थे उनको तकलीफ पहुंचा रहा था, किसी के गले में अटक गया था या कोई प्लास्टिक के अंदर अटक गया था। ये देख के उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने प्लास्टिक ऊपर निकालना शुरू कर दिया। आज सिर्फ 2 साल में उन्होंने 1200 केजी प्लास्टिक समुन्द्र से अंदर निकालकर वो बाहर लाया है। 6 बजे रविवार को वो अंदर जाती है अपनी बोट लेके और जितना भी प्लास्टिक उनको मिलता है वो ऊपर लेके आते हैं। उनके पिताजी ने भी आज तक 10,000 किलो प्लास्टिक समुन्द्र से बाहर लेके आए हैं। वो अवेयरनेस कैंपेन वहां के जो लोग हैं उनको समझाती है कि प्लास्टिक हमें कैसे समुन्द्र में नहीं फेंकना चाहिए। ये उनके पास में ये जो हमारा जनरेशन है जिसके वजह से इन्होंने जो काम किया है, यूनाइटेड नेशंस ने भी इनको सराहा है, उनके बहुत सारे अवार्ड भी इसके लिए मिले हैं। आने वाला जो वक्त है, ये जो जनरेशन है उनको बहुत चाह रहेगी कि हमारे धरती को पहले जैसा करे, लेकिन शायद उनके पास में वक्त नहीं रहेगा। वक्त आज हमारे पास में है तो हमें इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन करना चाहिए। 2050 तक ये अनुमान है कि समुन्द्र में फिश से ज्यादा यानी मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक हमें मिलेगा। समुन्द्र को हमने एक डस्टबिन है उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन नेचर के आगे कोई चीज नहीं है। अगर समुद्र ने डिसाइड किया कि सभी प्लास्टिक मुझे बाहर फेंकना है तो शायद हमें जमीन पर रहने के लिए जो जमीन है या जो धरती है वो नहीं रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो नेक्स्ट जनरेशन है इनका साथ दे और इन्होंने अगर डिसाइड किया है तो इनके साथ में हम खड़े रहे। जीवन में उद्देश्य जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक 10 साल की बच्ची का उद्देश्य समुन्द्र में से प्लास्टिक बाहर निकालना है और उसके लिए वो प्रयास भी कर रही है। हमारे लिए उद्देश्य जो है वो एमसीएल का वो यही है कि हम कैसे फिर से हमारे धरती माता को उसी ग्लोरी पे लाए जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो चलिए बुलाते हैं ऐसे इंसान को जो उद्देश्य के लिए अपने कुछ साल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे एमसीएल के एमडी एंड सीईओ डॉक्टर श्याम गोलब। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो।
तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए फेज, नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को एक बिजनेस परिवार के रूप में स्थापित करना है। मेरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और उनकी अपनी मार्केटिंग की व्यवस्था है। और सन 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना उन्होंने टर्नओवर किया है, इतना उनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, एक अच्छे मार्क के साथ, गुणों के साथ हमें अपने आप को, अपने परिवार को एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करना है। और दोस्तों, हर शुक्रवार, हर प्रेजेंटेशन की शुरुआत मैं इसी लक्ष्य के साथ करूंगा। और हफ्ते में एक बार ही क्यों, जब कोई भी लक्ष्य हमने रखा है और जब रखते हैं, तब हर दिन, दिन रात, हर वक्त उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। इस तरीके से काम करना चाहिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारे पूरे शरीर में, हमारे पूरे बदन में वो लक्ष्य खून जैसे दौड़ने लगे। और दोस्तों, जब ऐसा होता है, जब किसी लक्ष्य को अपने आप इतने दिल से उसके ऊपर काम करते हैं, पूरी तरह से उस लक्ष्य के लिए अपने डेडिकेशन के साथ काम करते हो, तो आपके शरीर से, आपके बदन से वैसे वेव्स का निर्माण होता है। हर एक जो मनुष्य का शरीर है वो एक ट्रांसमिशन टावर है, उससे वेव्स निकलती है। और वेव्स, ये साइंस है। ये वेव्स है कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से के साथ मोबाइल से बात करते हैं। ये वेव्स है कि जिसकी वजह से हम सीधा प्रसारण टीवी पे देखते हैं। तो वेव्स एक साइंस है। और जब आप इतने दिल से, इतनी शिद्दत से अगर कोई काम करते हो, तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग वेव्स आप तैयार करते हो कि इस वेव्स के कारण अब वो सभी चीजें, सभी व्यक्ति जो आपको इस लक्ष्य के लिए, आप लक्ष्य को प्राप्त कराने में आपकी मदद करते हो, ऐसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोग आपकी सहायता करते हैं आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए। तो ये जो बोला जाता है ना कि किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको दिलाने में मदद करती है। दोस्तों, ये साइंस है, ये प्योर साइंस है। जब इस किसी लक्ष्य को हम इस तरह से करते हैं तो प्रकृति हमारा साथ देती है। और ऐसे ही हमारा साथ हुआ है। हमारे साथ भी जब हम इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो प्रकृति ने इस तरह का हमारा साथ दिया है, इस तरह के रिसोर्सेस और इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि हम मिलकर ना कि सिर्फ अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, लेकिन अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। और उसकी शुरुआत होगी इस साल से। इस साल 2025-26 में एमसीएल एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके खुद को स्थापित करेगा। दोस्तों, पिछले 8-10 दिनों से इस फंडिंग को लेके हमारे परिवार में कुछ डिस्टर्बेंसेस है। रिफंड को लेके, रिपेमेंट को लेके डिस्टर्बेंसेस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी एक फंडिंग की ट्रांच हमने रिसीव की है और वो इतनी अच्छी खासी है। सबसे पहले तो जो भी फंडिंग की ट्रांच आएगी, जो भी फंडिंग है, वो एक पर्पज के लिए आई है और वो पर्पज है बिजनेस। ये सभी जो फंडिंग की व्यवस्था हमने की है वो आई है इस बिजनेस को पूरा करने के लिए। तो ये जो ट्रांच आया हुआ है, इसका बहुत बड़ा पोर्शन हम बिजनेस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा पोर्शन हम अपने रिपेमेंट, रिफंड को लेके लिए देंगे। लेकिन ये रिफंड और रिपेमेंट के लिए हम जितना पोर्शन देंगे और जिस तरह से हम रिफंड करेंगे, वो देखे ही आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा और कितनी अच्छी व्यवस्था हमने इस फंडिंग की है। और जहां तक ये इशू है, फंडिंग का इशू, रिपेमेंट का इशू, तो दोस्तों इसी महीने के आखिर तक, क्योंकि इसी महीने के आखिर के पहले एक दूसरी ट्रांच आएगी, ये विषय पूरी तरह से लुप्त होने वाला है। एमसीएल के लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था है, रिपेमेंट कैसे होगा, ये विषय पूरी तरह से इसी महीने पूरी तरह से एलिमिनेट होने वाला है। इस तरह का काम हमने फंडिंग का किया। तो दोस्तों, हम सभी लोग मिलकर अभी एक ही चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं आने वाले दिनों में, वो है बिजनेस रोड मैप। रिफंड कितना हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको पता चलेगा, ये सब नंबर्स आपको दिखेंगे। तो ये चिंता ही नहीं रहेगी आने वाले दिनों में इस लायबिलिटीज की। सबका फोकस जो होने वाला है वो बिजनेस के ऊपर। इनफैक्ट हम सभी लोग, हमारे परिवार के सभी सदस्य, हम सभी एक विजन, मिशन के लिए एक हुए हैं। उस विजन, उस मिशन के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है और उस विजन और मिशन को पूरा करने के लिए कंपलसरी है बिजनेस करना। बिजनेस एकमेव साधन है कि जिसकी वजह से हम इस मिशन को पूरा कर सकते हैं।
इनफैक्ट अभी ये जो फंडिंग की हमने व्यवस्था की, ये फंडिंग भी सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के लिए आई। तो हम मिलकर आने वाले दिनों में सिर्फ इस बिजनेस रोडमैप के ऊपर, हमारे इस बिजनेस के ऊपर फोकस करेंगे। हर हफ्ते हमारे इस बिजनेस का जो एग्जीक्यूशन है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अभी जो ट्रांच है, ये जो फंडिंग है, उसके साथ हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे जो प्रोजेक्ट हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करेंगे जिसके लिए कई सारे तहसीलों में व्यवस्था बनी हो चुकी है, जो बहुत कम समय में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में उसका प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट कि जिसके प्रोडक्ट के साथ हम अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज ए ब्रांड करके एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट है एमकोल प्रोजेक्ट। दोस्तों, आज दुनिया में जो भी संकट बना हुआ है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज, इस संकट का सबसे बड़ा दुश्मन, इस संकट का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो कोयला है। पूरी दुनिया इसको जानती है, और फिर भी ये पूरी दुनिया आज भी उस कोयले के ऊपर उतनी ही निर्भर है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम ऐसा सोल्यूशन लेके आते हैं जो हमें इस कोयले को पूरी तरह से रिप्लेस करता है, हर हर एप्लीकेशन में हम कोयले की जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ वो अगर पर्यावरण का ख्याल रखता है, तो ऐसे प्रोडक्ट की, ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत आज पूरी दुनिया को है, और वो सॉल्यूशन है एमकोल। एमसीएल दुनिया की पहली कंपनी है कि जो ब्रांडेड ऐसा एमकोल, बायोकोल लेके आ रही है मार्केट में। और इसी प्रोजेक्ट के साथ, इस प्रोडक्ट के साथ हम अपने आप को एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके खुद को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसकी जरूरत सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। अगर हमारे देश की भी बात करेंगे तो हमारे देश में, पूरे देश में या हर राज्य में अपने अलग अलग पॉलिसी बनी हुई है इस बायोकोल को लेके, एमकोल को लेके। तो एक बहुत अच्छी डिमांड आज इस प्रोडक्ट की है। तो बहुत कम समय में अच्छे बिजनेस के साथ हम अपने आप को, अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार करके, एक ब्रांड करके स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही हमने किया। पिछले हफ्ते इस फंडिंग की एक छोटी सी किस्त, यानी टेस्ट वेरिफिकेशन के लिए जो फंड आया था, उसके साथ हमने अपने परिवार का एक जो प्रोजेक्ट है, एमकोल का प्रोजेक्ट, उसको बेहतर किया, उसको अपग्रेड किया। और वो है लाडनून, इस तहसील में, राजस्थान, इस स्टेट में, राज्य में रहने वाला प्रोजेक्ट। दोस्तों, लाडनून वो जगह है, हमारा वो प्रोजेक्ट है कि जहां हमने ब्रिकेट के साथ शुरुआत की थी। इनिशियली जो प्रोजेक्ट हमने भारत में लगाए, बायोकोल के लगाए, तो ब्रिकेट के थे, तो उसमें से एक था लाडनून। तब से शुरुआत करके आज जिस तरह से हमने इस प्रोजेक्ट को अपग्रेड किया है, ये जो प्लांट एंड मशीनरी हमने उनके वहां भेजी, ये नेक्स्ट जनरेशन प्लांट है, ये नेक्स्ट जनरेशन मशीनरी है। आपने जितने भी आज एमपिलेट प्लांट या बायोकोल के प्लांट, पिलेट के प्लांट अगर आपने देखे होंगे, वो देखिए, और फिर इस प्लांट को देखिए। ये नेक्स्ट जनरेशन है। आने वाले दिनों में जो भी प्लांट लगेंगे, जो भी टेक्नोलॉजी होगी, जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम हमारे तहसील में करने वाले हैं, ये सब व्यवस्था चेंज होने वाली। आज हम नेपियर को जिस तरह से काटते हैं, जिस तरह से उसका कटिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पूरी तरह से चेंज होने वाला है। जिस तरह से आज नेपियर घास को हम सुखाते हैं, उसको उसका मॉइस्चर कम करने के लिए कोशिश करते हैं, उसका ड्रायर होता है, ओपनली हम उसको सुखाते हैं, ये सब चीज निकलने वाली। आने वाले दिनों में जो टेक्नोलॉजी लेके एमसीएल आएगी, ये बहुत ही ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेवल का प्रोजेक्ट होगा, और ये ऐसे ही चलता होगा। दोस्तों, लाडनून की शुरुआत हमने पिछले हफ्ते की इसी नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट के साथ की, और सबसे अच्छी बात यह है कि कल से उन्होंने इस प्रोडक्ट का, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की, इसका प्रोडक्शन भी शुरुआत किया। तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों, ये जो प्लांट एंड मशीन आप देखेंगे, ये प्लांट बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। आप कभी इसको जाके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये मशीन बहुत ही एडवांस्ड है।
अभी जो आवाज आ रहा था मशीन जो बैकग्राउंड में, वो मशीन का नहीं है, बहुत ही स्मूथ एफिशिएंट ऐसी मशीन है। इसकी कैपेसिटी 2.5 टन पर आवर है, यानी प्रति घंटा 2.5 टन। अगर दिन में हम 20 घंटा इसको चलाते हैं तो 50 टन इतना माल, इतना प्रोडक्शन, इतना एम प्लेट हम तैयार कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में सिर्फ यही नहीं, हर एक व्यवस्था, हर एक प्लांट एंड मशीनरी के लेवल पे आप देखेंगे तो चेंज नजर आएगा। ये मशीनरी, आप, मैं वही बोलता हूं कि आप सब जगह जाके देखिए और फिर इस मशीन को देखिए आप कि मशीन कितनी बेहतर है, नेक्स्ट लेवल की मशीन। इसका कारण यह है कि ये मशीन हमने इंपोर्ट की है। हाँ, हमने इस मशीन को इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट किया है चीन से, चाइना से। तो चाइना की मशीनरी या चाइना की टेक्नोलॉजी या वो हम लोग ले रहे हैं, अभी सबको दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एप्पल जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, एप्पल का जो सबसे महंगा मोबाइल या सबसे महंगा लैपटॉप अगर आप लेंगे तो उसमें भी होगा मेड इन चाइना। नाइकी का सबसे अच्छा जूता अगर आप लेंगे तो उसपे भी होगा मेड इन चाइना। तो चाइना बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना उस वस्तु को तैयार करती है और देती है क्लाइंट्स को। तो चाइना, ये मतलब नहीं है कि चाइना उस टेक्नोलॉजी को तैयार कर रही है, उस बिजनेस को तैयार कर रही है, बिल्कुल नहीं। और जहां तक इस पिलेट की बात है, इस बायोफ्यूल की बात है, तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च डेवलपमेंट जिस देश में चल रहा है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में सबसे बेहतर डिजाइन, ड्राइंग या टेक्नोलॉजी का निर्माण इस विषय में हो रहा है, इस प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हो रहा है। और वो भी साउथ कोरिया में सेउल करके एक उनकी कैपिटल शहर है, उसमें सब हो रहा है। तो वहां ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है और वहां उससे वो चाइना लेके वो मैन्युफैक्चर करके आज लोगों को दे रहा है। तो दोस्तों हम तो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि दुनिया में अभी सबसे बेहतर क्या चल रहा है, सबसे बेस्ट क्या चल रहा है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो है हमारी अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिस्टम। दोस्तों हम जैसे हमने इस एमकोल की शुरुआत की है, वैसे ही 2 संस्थाएं हैं जिनके साथ हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, आउटसोर्स्ड है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में कोई कोई भी कंपनी आपको नहीं बताएंगे। वैसे ही हम अपने परिवार के ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इसके बारे में, इसकी डेवलपमेंट और हम कितने स्केल के, कितने एक्सेलेंस लेवल के काम कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट में दिखेगा। प्रोजेक्ट में दिखेगा कि किस तरह से बेहतर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या लेवल की रिसर्च डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। एप्पल कितना, एप्पल जैसी कंपनी या कोई भी कंपनी जो आज मार्केट में नंबर 1 काम कर रही है, उस क्षेत्र में नंबर 1 काम कर रही है, सेक्टर में नंबर 1 काम कर रही है, वो बेसिकली इसीलिए करती है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ऊपर बहुत ध्यान देती, बहुत खर्चा करती। एप्पल हमेशा काम करता है कि कैसे उस फोन को, उसकी सुविधा को बेहतर करे। मर्सिडीज काम कर रही है कैसे उसकी कार को और बेहतर करे, और वही दिखाई देता है हमें हमें उनके प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जहां तक बात होती है, इसमें साइंटिस्ट की जहां तक बात होती है, तो वो अमेरिका का नासा हो, यूरोप हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, हर जगह हमें दिखाई देंगे हमारे भारतीय। जब रिसर्च, साइंटिस्ट, इनोवेशन की जब बात आती है तो भारतीय सर्वश्रेष्ठ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर हमें सबसे अच्छी पिलेट की मशीन बनानी है, सबसे अच्छे इसमें प्लांट एंड मशीनरी, नेपियर ग्रास को कट करके अगर हमारे प्लांट पे लाना है, बहुत ही एफिशिएंटली एक प्लांट करना है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी संस्था है आज हमारे देश में। तो इसलिए आने वाले दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर ऐसे एडवांसेस, ऐसी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपको दिखाई देगी। वो उसका एफिशिएंसी होगी, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वो होगी, जो प्रोडक्ट हम लोग आउटपुट करेंगे उसके ऊपर होंगे। तो अलग अलग लेवल पे हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सभी जो मशीन होगी वो हमारे इन हाउस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होगी, जो फैक्ट्री होगी, वहां ये मशीनें बनेगी और आपके यहाँ आएगी। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोडक्ट, वो चीज जो आपको एज अ कंपनी करके मार्केट में एस्टेब्लिश करती है, वो चीज जो आपके विजन, मिशन को ग्राहकों के सामने रखती है, वो चीज जो आपका सबसे बड़ा एम्बेसडर है, वो है प्रोडक्ट। तो ये सभी कंपनियां सबसे अच्छा काम कर रही है नहीं उनके प्रोडक्ट की ही वजह से। एप्पल नंबर 1 है प्रोडक्ट की वजह से, मर्सिडीज नंबर 1 है प्रोडक्ट की वजह से, और सेवाएं भी वैसे। ये तो वस्तु हो गई, लेकिन सेवा की भी अगर हम बात करें तो गूगल नंबर 1 क्यों है? क्योंकि वो सेवा वैसी देती है। अमेजॉन अच्छी है, नंबर 1 है क्योंकि वो सेवा वैसी देती है। तो आप आने वाले दिनों में भी कई सारे लोग आएंगे इस सेक्टर में बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए, बायोफ्यूल बनाने के लिए, पिलेट बनाने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा काम वही करेगा जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट तैयार करेगा और ग्राहकों को देगा। और उसमें नंबर 1 का नाम होगा एमसीएल का।
एमसीएल के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सबसे बेहतर होंगे और यही हमारी जीत होगी। अगर हमें अपने ब्रांड करके एस्टेब्लिश करना है तो सबसे बेहतर प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे और दुनिया को देंगे। तो रिलायबिलिटी में भी नंबर वन, कस्टमर केयर में भी नंबर वन करके एमसीएल काम करेगी। और दोस्तों, जिस तरह से अभी लाडनून की अपनी कहानी अब देखी कि हमने ब्रिकेट के साथ शुरुआत की, अभी वो पिलेट, सबसे बेहतर पिलेट के मशीन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस करते करते अभी इतनी अच्छी खासी डिमांड वहां हो गई है, यानी पिलेट के लिए अभी इतना डिमांड है और अच्छा, बहुत अच्छा रेट। तो कि वही उसी जगह पे हम 3-4 यूनिट की अभी योजना बना रहे हैं, एक क्लस्टर की योजना बना रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कई सारी तहसीलों में भी ऐसा हो, भले ही आप चालू करें एक तहसील के साथ, लेकिन आने वाले दिनों में आज जो लग के जो ग्राम पंचायत से उनसे जो रॉ मटेरियल आएगा तो एक ही जगह पे करके हम लोग उसको एक क्लस्टर में माल तैयार करके उसको बेच सकते हैं। उसका कारण यह है कि ये पिलेट जो है वो बहुत बड़े क्वांटिटी में उसकी डिमांड है। अगर हम किसी भी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो वो 500,000 टन पर डे उनको लगता है, 1,000, 2,000, 3,000। लेकिन किसी सीमेंट या किसी स्टील फैक्ट्री या ऐसी बड़ी फैक्ट्री की भी बात करें तो भी उनको सैकड़ों टन हर दिन लगता है। यानी किसी जगह पे अगर हम 5 प्लांट भी लगाए और 30 टन पर डे अगर एक प्लांट का आउटपुट है तो सिर्फ 150 टन हम कर पाएंगे। तो हो सकता है कि आपका एक क्लस्टर, आपके 5-6 यूनिट में जो कुछ माल बन रहा है वो सिर्फ एक ही जगह जा रहा है। तो इस तरह का काम हम आने वाले दिनों में लाडोर में करने वाले हैं और बाकी की जगह पे भी करने वाले हैं। और दोस्तों, अभी इस फंड के साथ, इस ट्रांच के साथ अगले हफ्ते हम कुछ नए लोकेशन पे काम शुरुआत करने वाले हैं। नए लोकेशन पे इस एमकोल की फैक्ट्री के ऊपर काम करना शुरू करने वाले हैं। और ये ऐसे लोकेशन है कि जहां बहुत सारी तैयारी हो चुकी है। ये ऐसे लोकेशन है कि जहां उन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है। ये ऐसे लोकेशन है कि जहां कम वक्त में हम उस फैक्ट्री को पूरा कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन करके डेवलप हो सकते हैं। तो ये वो लोकेशन है। हमें बेसिकली एमकोल के लिए हमारी इस साल की जो जो बिजनेस रोड मैप है उसके हिसाब से हमें 200 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट लगाने हैं। आज इस प्लान के ट्रांच के साथ हम जिसकी शुरुआत करेंगे वो कुछ ऐसे लोकेशन है कि जहां वो बहुत रेडी है, वहां टीम रेडी है, वहां प्लांट एंड मशीनरी है, वहां कई सारी व्यवस्था तैयार हुई, इसलिए इन तहसीलों को चुना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सक्षम है। अगर मैं टीम की बात करूं, लोगों की बात करूं, तो जबरदस्त लोग आज हमारे परिवार में है। इनफैक्ट ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, ये हमारी है। लोग, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी है। तो काफी सारे तहसीलों में हम कम कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हम इस तहसीलों से करेंगे अगले हफ्ते से। तो उसमें पहले है खानापुर विटा। ये तहसील है जो सांगली डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र से। यहाँ पूरी इस एमकोल को लेके पूरी तैयारी हो चुकी है, प्लांट एंड मशीनरी सब कुछ हो चुका है। वहाँ टीम भी बहुत अच्छी है जो अशोक सिंधे इनके नेतृत्व में काम कर रही है और यहाँ बहुत जल्दी हम प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी जो जगह है वो है कलबुर्गी, तहसील कलबुर्गी, जिला कलबुर्गी और कर्नाटका। यहाँ भी नवले सर को लेके बहुत अच्छी टीम वहां बनी हुई है और कम वक्त में एक अच्छा यूनिट हम लोग वहां शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट वहां तो जगह इतनी है कि एक बार एक यूनिट शुरू होने के बाद वहां क्लस्टर को भी हम जल्द से शुरुआत कर सकते हैं। आगे दोड़ा मार्ग। दोस्तों, दोड़ा मार्ग, तहसील दोड़ा मार्ग, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये उन प्लांट में से है जिनकी शुरुआत हमने लाडून के साथ की थी, ब्रिकेट के साथ की थी। लेकिन वहां अभी उनकी टीम अच्छी बनी हुई है, फारसा अच्छा है और इस प्लान को अभी हम अपग्रेड करने वाले हैं पिलेट के साथ, एक बेहतर मशीन के साथ। तो यहां भी हम काम शुरू करेंगे। आगे होगा यावल। दोस्तों, यावल करके एक तहसील है जो जिला जळगांव, महाराष्ट्र से है और ये भी उन टीमों में से है कि जिन्होंने ब्रिकेट के साथ शुरुआत की थी, तो काफी अच्छी व्यवस्था उनकी बनी हुई है। तो यहां भी हम इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू कर देंगे। आगे है चित्रगुप्पा। दोस्तों, चित्रगुप्ता करके एक तहसील है जो जिला बिदर में आता है, कर्नाटक से है। यहाँ डॉक्टर रेड्डी सर और माधवी मैडम, इनकी एक अच्छी टीम बनी हुई है और बहुत सारी तैयारी हो चुकी है कि जहां हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आगे है वनी। वनी करके एक तहसील है, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र से, जहां स्वप्निल जामुलकर और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छी तरह से काम करे और बहुत जल्द से जल्द यह प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। आगे है भदोई। भदोई करके एक तहसील है जिसका जिला है भदोई, उत्तर प्रदेश से। यह बहुत अच्छी टीम काम कर रही है और इनके साथ एक अच्छा काम, जल्द से जल्द प्रोजेक्ट
राजेश सिंह के नेतृत्व में किया जा सकता है। आगे है नासिराबाद, जो जिला अजमेर से है, राजस्थान से है। यहाँ भी हमारे बुद्धराम जट सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी पूरी अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, तो जल्द से जल्द यहाँ भी हम लोग प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। आगे है नागौर, तहसील नागौर, जिला सतना, मध्य प्रदेश से। यहाँ शैलेंद्र परिहार सर, उनकी एक अच्छी टीम, अच्छी व्यवस्था बनी बनी हुई है, जहां हम जल्द से जल्द इस प्लान को शुरू कर सकते हैं। आगे है त्र्यंबकेश्वर, तहसील त्र्यंबकेश्वर, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। यहाँ हमारे धनंजय गिरी सर और उनकी टीम, उनके नेतृत्व में एक अच्छी व्यवस्था वहां बनी बनी हुई है, प्लांट एंड मशीनरी है, बहुत कुछ चीजें हैं ताकि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को चालू कर सकते हैं। आगे है निलंगा, तहसील निलंगा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से। यहाँ डॉक्टर वर्षा सूर्यवंशी मैडम और उनकी पूरी टीम अच्छी तरह से तैयार है कि हम जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट हम वहां शुरू कर सकते हैं। 12, आळंद। दोस्तों, आळंद करके एक तहसील है जो जिला कलबुर्गी में आता है, कर्नाटक से। वहां भी परिस्थिति सर के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है और वहां जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हम कर सकते हैं। आगे है इगतपुरी, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक, महाराष्ट्र से। वहां भी तरे सर और उनकी टीम एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई है, जहां जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को हम कर सकते हैं। आगे है कोडीनार, कोडीनार तहसील, जिला गिर सोमनाथ, गुजरात से। वहां नितिन सिंह बारड, ये बहुत ही यंग डायनामिक ऐसे एंटरप्रेनर है, उनके नेतृत्व में भी वहां एक अच्छा प्रोजेक्ट इमीडिएट लेवल पे किया जा सकता है। आगे है माडा, माडा करके एक तहसील है जो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जो महाराष्ट्र से है। वहां वाघमोड़े सर और उनकी पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द करने के लिए। आगे है तहसील कोटपाड, जिला कोरापुट, ओडिशा। यहां भी हमारे मोहंती सर जो है, उनके नेतृत्व में एक अच्छी टीम, अच्छी व्यवस्था बनी हुई है कि जहां हम इस एम कोल की प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। और आगे है जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा, यहाँ भीलवाड़ा, राजस्थान। और यहाँ भी राजकुमार प्रजापति और उनकी अच्छी टीम बनी हुई है कि जहां हम इस प्लांट की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तो हम एक लाडून और ये 17 प्लांट, ऐसे 18 प्लांट की शुरुआत इस अगले हफ्ते से करेंगे, इस ट्रांच के साथ करेंगे। लेकिन ये अभी इसलिए लिए है ताकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो जरा फास्ट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे तहसील है जो इतनी अच्छी लेवल पे तैयार है कि हम उनके लेवल पे भी इमीडिएटली शुरुआत करने वाले हैं। जैसे जैसे भी ट्रांच बढ़ेगा, देखो अभी हमारे पास सिर्फ 9 महीने हैं, यानी एक क्वार्टर चला गया, सिर्फ 9 महीने में हमें इतने प्लांट लगा रहे हैं। अभी जिस तरह से फंडिंग का ट्रांच बढ़ेगा तो उस तरह से हम अपने एक्सपर्टीज भी बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द इनको कर सकते हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में खेड, लोनार, अकोले, पैठण, लोनावड़ा, परांदा, वैजापुर, लातूर, मारेगांव, ये ऐसे जगह है कि यहाँ बहुत जल्द से जल्द हम शुरू कर सकते हैं। इस तरह के से रेडी वहां की टीम से, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम शुरू करेंगे। वैसे ही उड़ीसा में लगभग 19 ऐसे लोकेशन है जहां अच्छी टीम बनी हुई है, व्यवस्था है, और जहां जल्द से जल्द हम एमकोल का प्लांट शुरू कर सकते हैं। वैसे ही राजस्थान की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये जो 3 हमने देखे, लाडून और ये 2, उसको छोड़ के 13 ऐसे लोकेशन जो ऑलमोस्ट हर तरफ से रेडी है, वहां शुरू कर सकते हैं। कर्नाटक में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 ऐसे लोकेशन है जहां संजीव गुरु जी है और कई सारे लोग हैं, और कई सारे ये जो मैं आपको लोकेशन बता रहा हूं, मैं इनको पर्सनली सबको जानता हूं कि कितने एफिशिएंट लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट रेडी लोकेशन है कि जहां जल्द से जल्द हम इस प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें 200 तहसीलों में इस साल, इस आर्थिक वर्ष में इस प्लान की शुरुआत करनी है, और आप देखेंगे कि किस तरह से ये स्पीड बढ़ेगा। शुरुआत ऐसी ही होती है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में जैसे मोमेंटम आएगा, इसकी शुरुआत बढ़ेगी। ये सब एक्सपर्ट्स जो प्रोफेशनल लोग आपको दिखेंगे इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो 200 तहसीलों में हमें ये काम करना है, जिस तरह से हमने लाडून और बाकी की जगह भी शुरुआत की है। और एमसीएनजी में हमें 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट लगाने हैं। तो आने वाले दिनों में वो 25 लोकेशन के बारे में, वो जगह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और हर हफ्ते हम इसकी बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट अभी हम लगा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा जो संकल्प है इस साल का, वो संकल्प यह है कि 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट के साथ साथ हर एक हमारे उद्योजक के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमवीपी हो, हर एमपी हो और हर एमएसएस, हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एक संस्था के लेवल पे हमें बिजनेस की शुरुआत करनी है। कौन से बिजनेस करेंगे, तो उसके भी कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे पॉसिबिलिटीज है। वहां की फिजिबिलिटी क्या है,
वहां कौन सी चीज आसानी से की जा सकती है जो अच्छी है, फिजिबल है, उस लेवल पे हम इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन इस साल में हमें ये काम करना है, और उसके लिए बाकी सभी जो रिसोर्सेज लगते हैं उसकी व्यवस्था हमने की है, चाहे वो फंडिंग हो, लोग हो, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार करके रखा है। इसको करना है इस साल, अपने अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना है, और आने वाले दिनों में हमारे देश का जो पोटेंशियल है उसके ऊपर काम करना है। और देश का पोटेंशियल यही है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूल अगर कोई बनेगा तो वो भारत होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अगर कोई काम करेगा और दुनिया को फर्टिलाइजर देगा, वो भारत होगा। और आने वाले दिनों में सस्टेनेबल चीजें जो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेगी सबसे ज्यादा, वो भारत होगा। और इस प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां हमारा देश फिर से इस दुनिया का नेतृत्व करे। जय हिंद, जय एमसी। कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस R&D और कंटिन्यूअस बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिशमेंट फेज वाइज शुरू हो चुका है, और उसका आगाज राजस्थान के लाडनून में सुरेश बगरवाल जी के नेतृत्व में कैसे हुआ है, उसका एक बहुत आश्वासक और एक बहुत कॉन्फिडेंट पिक्चर आज आपने देखा। ये प्रैक्टिकलिटी है। संकटों के ऊपर मात करते हुए, चैलेंजेस को पार करते हुए एक इस इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने की राह पर आज जो 18 जगह के नाम बताए गए हैं, वहां पर भी लाडनून से बेटर प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल आने वाले समय में खड़ा होगा। और इसके जो जो इतने सालों से एमसीएल बात कर रहा है कि एमसीएल क्या करना चाहता है, एमसीएल कहाँ जाना चाहता है, वो रास्ता आज और क्लियर करने की कोशिश शाम सर ने बताई प्रैक्टिकल लेवल पे। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि जब एक इंडस्ट्री पैदा होती है किसी भी देश में, किसी भी जगह पर, तो उसके चैलेंजेस बहुत आते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो बेस है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग करने में बहुत दिक्कतें आती है और आगे बढ़ती आती है। जैसे जैसे एक एक फ्लोर बनता है तो वो अलग चित्र दिखता है। हमने सबने देखा है कि अलग अलग जगह पे बायोकोल के प्रोजेक्ट हो या एमसीजी प्रोजेक्ट कैसे अलग अलग चल रहे हैं। और लाडनून का जो पिक्चर है वो इतना कॉन्फिडेंट, इतनी एनर्जी भरने वाला पिक्चर है कि वो हम आने वाले समय में पूरी इंडिया में लगाएंगे। बस अभी जरूरत है हमें इस आश्वासक पिक्चर को और कॉन्फिडेंट करने की। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि इस बात के ऊपर ध्यान दीजिए कि एमसीएल कैसे अपने रास्ते पे चल रहा है, प्रोफेसर श्याम शिवाजी गोला साहब को क्या बता रहे हैं, और हम कैसे अपने बिजनेस मॉडल को इस देश में बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े करेंगे, और हम साथ में चलेंगे, साथ में रहेंगे, और साथ में पूरी इंडिया को बनाएंगे ग्रेट अगेन। जय हिंद, जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर, थैंक यू वेरी मच श्याम सर, थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ शेयर की गई है उस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ